हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे? इस सेशन में अगर हमें ये डाउट है कि कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपको ये डाउट है कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, या फिर अगर आपको ये डाउट है कि क्यों एल्काइल हैलाइड एक्वस केओएच के साथ तो अल्कोहल देता है और अल्कोहलिक केओएच के साथ एल्कीन देता है, या फिर अगर आपको ये डाउट आता है कि कभी तो स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और कभी वीक बेस भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, या फिर हमें ये डाउट आता है एल्काइल हैलाइड में R पे प्लस आता है, X पे माइनस आता है, तो पहले R पे ही क्यों अटैक होता है, X पे अटैक क्यों नहीं होता है, या फिर हमें ये डाउट आता है कि कब कोई SN1 शो करेगा, कब कोई SN2 शो करेगा, या फिर अगर हमें ये डाउट आता है अल्कोहल में OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है? क्योंकि हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। अगर आपके डाउट्स हैं तो आज हम इस सीरीज में इनको वन बाय वन क्लियर करेंगे। नाउ चैप्टर का फ्लो क्या रहने वाला है, हम चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? हम चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाई एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट एडिशन, पहले ये डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड फैक्टर्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम फिर हम इसे एंड करेंगे इस बात से कि हाउ सॉल्वेशन हेल्प्स इन बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉल्वेशन कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे हाउ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, डिसाइड टाइप ऑफ SN1, क्या डिसाइड करेगा? टाइप ऑफ SN मतलब SN1, SN2 और SNI, एंड एट द एंड आपको समझ आ जाएगा व्हाई अल्कोहल शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि OH माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो वन बाय वन आराम से सारी चीजों का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि SN में SN1 और SN2 दोनों हो सकता है, तो एग्जांपल लेते हैं एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का, एक तरफ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं और एक तरफ इथाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है इथाइल को कई बार ET लिख दिया जाता है और मिथाइल को कई बार ME लिख दिया जाता है। अब यहां पे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? X, और एरो पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया विच इज OH माइनस, एंड सॉल्वेंट है यहां पे वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर, और एंड आपको अब प्रोडक्ट जो मिल रहा है दैट इज आइसोप्रोपाइल नहीं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्लस X माइनस, ओके। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ऐसा रिएक्शन हो रहा है, क्यों एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है। सो अगर हम देखें, हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। जिस पे नेगेटिव आता है N से नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जिस पे पॉजिटिव आता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। सो व्हाट वी कैन से हियर, यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है,
दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। और ये जो हेलोजन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाई एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं? तो उसका पहला रीजन हमें समझ आ गया। जिसको ये बात पता है आगे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज योर टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर का पर्पज आपको पूरा लेक्चर दिखाना नहीं है, जिसका जो फंडामेंटल वीक है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को देख ले। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड एसएन है, क्यों शो करता है? फर्स्ट रीजन हमें समझ आ गया, हेलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या शो करेंगे? शोज माइनस आई। माइनस आई की वजह से क्या होगा? मेक्स कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बन को क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे। मेक्स कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। तो इससे तो समझ आया कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे। अब नेक्स्ट है कि वाई, क्यों वो सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है? तो इसका एक तो लेमैन लैंग्वेज बड़ा सही है, सबको ये आंसर पता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, 5वां बना नहीं सकता, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऐड करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड एल्डिहाइड कीटोन में भी बनाते हैं, लेकिन अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर एक भी पाई बॉन्ड है तो एडिशन होता है, बिकॉज पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। तो इस अब दो बातें हैं, पहली बात कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, दूसरी बात वो चारों सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। इन दोनों बात को एक शब्द में कहा जाए तो कैसे कह सकते हैं? कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि जहां कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। वाई? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सही। अब अगर कहीं हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एडिशन की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है जो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए, डिपेंडिंग ओवर नेचर ऑफ दैट बॉन्ड, कि वो C बॉन्ड है या C बॉन्ड O है, उस नेचर पे डिपेंड करते हुए वो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है, अगर कार्बन sp2 या sp हुआ तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। बट यहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर शोज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोई भी p ऑर्बिटल खाली नहीं। तो सबसे पहले ये डिसाइड हो गया कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। नेक्स्ट, अब अगला पार्ट आता है कि जब ये बॉन्ड ये एल्काइल हैलाइड शो करता है तो होता क्या है? ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड बनता है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है वाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग। ठीक है, तो उसके लिए 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो वाई, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज डिसोशिएटिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है? तो इसका अगर हम बात करें, फर्स्ट रीजन, पहला रीजन है सॉल्वेशन। अगर कार्बन और हेलोजन के अराउंड इतना सारा सॉल्वेंट आ जाए या इतना अमाउंट में सॉल्वेंट हो कि इतनी एनर्जी रिलीज हो कि बॉन्ड टूट सके, सॉल्वेशन के आने से, सॉल्वेशन जो बॉन्ड बनाता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो वाई कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, मैं अभी जस्ट ये लिखने का नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा कि कैसे ये बॉन्ड टूट रहा है, कैसे सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यू कैन से सॉल्वेशन एनर्जी helps in breaking carbon halogen bond। then second, दूसरी चीज, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, वीक बॉन्ड कभी भी नहीं बनता। तो यू कैन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल, या सब्स्टिट्यूट, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा वीकर
न्यूक्लियोफाइल को, राइट। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट वीकर न्यूक्लियोफाइल। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्यों ये बॉन्ड टूट रहा है, व्हाई। तो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे जरूरी थोड़ी है बॉन्ड टूटे, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि बॉन्ड टूटे। कई बार ऐसा भी होगा कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा और इसके साथ बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होगा। तो जहां भी बॉन्ड टूट रहा होगा वहां किसकी वजह से टूट रहा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से। ओके, ये बता दिया बॉन्ड क्यों टूटा। अब ये भी बता दिया कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। अब हम दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अगर बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं टूटेगा तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यानी कि एवरी टाइम न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिसाइड करना है, हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है। So let's start to discuss very important point, factors affecting nucleophilicity। फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने वो वाला टॉपिक छोड़ दिया है सॉल्वेशन वाला। बेटा सॉल्वेशन वाला टॉपिक जो है, जब हम SN1 SN2 जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्लासिफाई करेंगे बिटवीन SN1 एंड SN2, जब रिएक्शन को डिवाइड करेंगे SN1 और SN2, वहां सॉल्वेशन एनर्जी को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के फैक्टर में बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है किस पे, बेसिक स्ट्रेंथ पे। स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे एक सीसॉ कॉन्सेप्ट यूज होगा। सीसॉ कॉन्सेप्ट क्या होगा, सीसॉ कॉन्सेप्ट होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस and vice versa. What is the meaning of vice versa? Vice versa means reverse is also true, means weak acid has strong conjugate base. तो ये भी हमें ध्यान देना इस पॉइंट को भी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अगर, तो व्हाट वी कैन से कि सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में, मतलब किसी का भी बेसिक निकालना है तो पहले उसका एसिड नेचर पता होना चाहिए। तो अगर हमसे पूछा जाए CH3 माइनस OH माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इसको अरेंज करिए, इसको किस में अरेंज करना है, बेसिक स्ट्रेंथ में। इसको अरेंज करिए बेसिक स्ट्रेंथ में, राइट। तो अब क्या करेंगे, पहले इस बेस का एसिड बनाएंगे। कैसे, इसमें H ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करोगे, H। तो H, NH2 माइनस में H ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया। OH में H ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वाटर। इसमें ऐड करेंगे तो HF। इसको अरेंज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी when element are of same period। अगर एलिमेंट सेम पीरियड के हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी, और अगर जो एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप के हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। किसी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो HF इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर सोचिए, अगर HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर HF स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो F नेगेटिव क्या हो गया, वीक बेस। अगर OH नेगेटिव और CH3, यानी कि CH3 माइनस इज, जो CH3 माइनस है वो क्या है, CH3 माइनस है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और F नेगेटिव है वेरी वेरी पुअर बेस। यहां पर मैं थोड़ा डेफिनेशन देखो, केमिस्ट्री में कभी भी डाउट आए तो यू हैव टू रेफर, किसे रेफर करना है, यू हैव टू रेफर डेफिनेशन। F नेगेटिव इज अ वीक बेस, थोड़ा सा ब्रेक लेके इसे आराम से समझते हैं। F नेगेटिव इज अ वीक बेस, इसका क्या मतलब हुआ, तो हम बोलेंगे F नेगेटिव वीक बेस है, इसका मतलब है वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर रहा। CH3 माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है आसानी से, F नेगेटिव नहीं करना चाहता। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाई, तो आप वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड आंसर सही सोच रहे हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, बहुत इजीली डोनेट नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो कार्बन है वो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा। एज अ रिजल्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना चाहेगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी सोचा जा सकता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे स्टेबल है, बट यही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे स्टेबल नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव संभाल के रखेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव संभाल के नहीं रख पाएगा। इसीलिए ये लाइन कही जाती है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बताइए आप सभी को ये बात समझ आई है नहीं कि नेगेटिव चार्ज हेलोजन पे स्टेबल है या हेलोजन्स आर पुअर न्यूक्लियोफाइल, राइट। व्हाई हेलोजन्स आर पुअर न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन्स पुअर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रेंथ पे। जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मींस विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, CH3 minus is better nucleophile than NH2 minus, and we can say NH2 minus is a better nucleophile than OH minus, and OH minus is a better nucleophile than F minus। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। ध्यान से सुनना, तो मैं इसको आगे और हो सकता है कहीं या प्रीवियस लेक्चर में भी यूज किया और ये कहोगे, आप सोचते रहिए, उसका आंसर यहां मिल रहा है। कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन, तो अल्कोहल में या हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन की किसी रिएक्शन में या फिनॉल की किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल हो रहा हो, जैसे रीमर डीमन में होता है या कोल्स में, कि वहां ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है और कार्बन भी, बट हम अटैक कहां से करवाते हैं, कार्बन से। तो आपको समझ आ रहा होगा व्हाई, बिकॉज कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। व्हाई, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पर एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है, क्या, कि पहले X माइनस पे अटैक क्यों नहीं होता, क्योंकि X माइनस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो कम एनर्जी क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवर कार्बन, क्योंकि हमेशा वही फैक्टर्स डिराइव होते हैं जो लोअर एनर्जी पाथ फॉलो करते हैं, करेक्ट। तो यहां हमें समझ आया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा फोकस भी बना के रखना है, क्योंकि बार बार मैं बात बोलता हूँ, करोड़ों रुपए सोशल मीडिया वाले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दे रहे हैं टू डिस्ट्रैक्ट यू, तो मोबाइल अगर हाथ में है तो चांसेस हैं, इसीलिए आपका एम लिखा हुआ है फोकस। और जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, रीप्रोग्राम योर ब्रेन, कि अगर मेरे को कोई चीज समझ आ रही है तो 5 बार लिखना है और नहीं समझ आ रही है तो 15 बार लिखना है। मतलब जब आप किसी चीज को चूज करेंगे तो उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू अटैक इट। तो अब आप जेई और नीट की तैयारी पे अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही मन में आता है अटैक, आप खुद सोचो कैसे अटैक किसे बोलते हैं, अटैक बोलते हैं सुबह से शाम तक पढ़ते रहना।
तो लगातार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लो और उस ब्रेक में कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, सिर्फ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये टेक्निक भी एक हफ्ते फॉलो करोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी बहुत बढ़ जाएगा। एंड व्हाट इज फोकस, सभी एनर्जी को एक जगह लगाना। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फैक्टर क्या था, पहला था बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ सेकेंड फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट है कैसा। तो यहाँ पे वो सॉल्वेशन और एनर्जी वाली बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, पोलर, यानी प्लस माइनस दोनों में होंगे। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल देखते हैं, OH वाटर। दूसरा एग्जांपल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का C2H5O इथेनॉल। तीसरा एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। चौथा थोड़ा कम यूज होते हैं, तो मेनली ये दो यूज होते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है एसीटोन, जो यूज होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। दूसरा एग्जांपल है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तीसरा एग्जांपल है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर आप देखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नजर आएगी, राइट? दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी नजर आएगी। इधर होगा नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। नेगेटिव, ध्यान से देखो, सिमिलैरिटी नजर आ रही है? यस, सिमिलैरिटी है। तीनों ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो तीनों कंपाउंड हैं, इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। देखो, नहीं क्या सिमिलैरिटी है एवरी टाइम? तो देखिए, एवरी टाइम जो पॉजिटिव है वो वेल सराउंडेड है, जो पॉजिटिव है वो सेंटर में वेल सराउंडेड है तीनों एटम से। पॉजिटिव जो है स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यानी प्लस जो है फ्री नहीं है। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना। इसमें जो प्लस है वो फ्री नहीं है, लेकिन जो माइनस है वो फ्री है, सरफेस पे है। बात आई समझ में? प्लस फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों तरफ से सराउंडेड है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, कहीं भी जाके अटैच इजीली नहीं हो पाए। केमिस्ट्री में नो कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर हम बोलते हैं ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो यानी जो नहीं हो रहा है वो भी हो रहा है, बट 1-2% हो रहा है, वी आर इग्नोरिंग इट। ठीक है? तो जब भी हम केमिस्ट्री में कोई चीज बोल रहे नहीं हो रही, तो मतलब ना के बराबर हो रही है। करेक्ट? तो जैसे आपने देखा भी होगा, हमारे मार्क्स आते हैं 70 में से 7 नंबर आए, तो घर वाले क्या कहते हैं, तू तो पढ़ता ही नहीं है, क्या नंबर लाया? नंबर ही नहीं लाए। तो लाए तो हैं, लेकिन ना के बराबर है, तो नहीं बोल दिया जाता है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या कंक्लूड किया? माइनस बाहर की तरफ है सरफेस पे, माइनस इज फ्री, प्लस इज स्टीरिकली हिंडर्ड, इज नॉट फ्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहां अगर हम देखें तो प्लस भी फ्री है, हाइड्रोजन जैसे छोटे एलिमेंट पे है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस का तो सवाल ही नहीं। ऑक्सीजन भी फ्री है, ये भी फ्री है, प्लस माइनस फ्री है, इधर भी प्लस माइनस फ्री है, राइट? अब प्लस माइनस फ्री है, तो यहां दोनों तरफ अटैक होगा। यहां पे सिर्फ माइनस माइनस अवेलेबल है, यहां प्लस माइनस दोनों अवेलेबल है। नाउ अब मैं न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं, N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल। तो हमने लिखा CH3 माइनस, राइट? फिर उसके बाद हमने लिखा NH2 माइनस, फिर हमने लिखा OH माइनस, फिर हमने लिखा F माइनस। यही सेम न्यूक्लियोफाइल का सिलेक्शन यहां भी ले लेते हैं।
CH3 माइनस, उसके बाद बच्चों क्या आता है NH2 माइनस, उसके बाद आता है OH माइनस और फिर आता है F माइनस। बताइए अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो क्या न्यूक्लियोफाइल के अराउंड आएगा, यस और नो? तो आप बोलोगे कि इसमें प्लस भी फ्री है और माइनस भी फ्री है, तो इस न्यूक्लियोफाइल के अराउंड प्लस आ सकता है, राइट? पॉजिटिव कैन सराउंड इट, और सभी न्यूक्लियोफाइल के अराउंड प्लस आ सकते हैं क्योंकि माइनस के अराउंड प्लस आ सकता है। बस ये समझाना है, सराउंड तो चारों तरफ से करेंगे, ठीक है? क्या इधर प्लस आ सकता है? नो, प्लस इज नॉट फ्री। तो समझिए पोलर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद एनायंस और न्यूक्लियोफाइल। मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट नहीं करते न्यूक्लियोफाइल को, और ये कर देते, ठीक है? अब यहां पे डू नॉट सॉल्वेट मतलब नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो गया, ठीक है? तो ये प्लस माइनस जो मैंने बनाया है वो समझ आया कि ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड नहीं बना, मतलब इसमें नेगेटिव जैसा है वैसे का वैसे। तो क्या इसका नेगेटिव डिस्टर्ब हुआ? नो, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना। इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं, उसका भी नहीं हुआ, यानी कि क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका प्लस फ्री नहीं है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? सेम। ऑर्डर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला, राइट? अब यहां पे ये दोनों सारे एलिमेंट क्या है? सेम पीरियड के हैं, राइट? सेम पीरियड के होने की वजह से इनके साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क नहीं है, जिसकी वजह से इन सब का सॉल्वेशन बराबर ही होता है, ठीक है? तो दिस इज प्लस, ऐसे ही इधर लिख देता हूं प्लस प्लस। सॉल्वेशन बराबर होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या रहती है? सेम ही रहती है, एंड इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी क्या रहता है? सेम। और मैं जैसे ही डिस्कस करता हूं तो बच्चा तुरंत बोलता है सर आपने हमारे ना 10 मिनट बर्बाद कर दिए। आप सीधे ही बात बता देते कि जो अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो चाहे कैसा भी सॉल्वेंट हो सेम रहती है। मैं कहता बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट के लिए बात बतानी पड़ती है। फिर बोलते सर अच्छा ये बताए इसका कहीं फायदा है या नहीं है? फायदा है, कहाँ है इसका फायदा? है जब हम यूज करेंगे I माइनस Br माइनस, क्योंकि जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि यहां तो सब में सेकंड शेल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां सब में सेकंड शेल है, तो इसलिए सॉल्वेशन ने बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी को या बेसिक स्ट्रेंथ को इंपैक्ट नहीं किया। लेकिन यहां साइज में अच्छा खासा फर्क आता है क्योंकि शेल बदल जाती है। इधर सब में सेकंड शेल है, इधर फ्लोरीन में सेकंड शेल है, क्लोरीन में थर्ड शेल है, ब्रोमीन में फोर्थ है, आयोडीन में फिफ्थ शेल है, तो यहां पे इंपैक्ट आता है। तो इधर क्या होगा? ये छोटा एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये छोटा एलिमेंट है, उस पर माइनस चार्ज, सर्कल बना लेते हैं, लेट्स चूज अ सर्कल। ये छोटा सा एलिमेंट है, उस पर माइनस चार्ज है। Cl माइनस थोड़ा सा बड़ा है, वैसे बहुत बड़ा होता है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और बड़ा हो गया, और आयोडीन और बड़ा हो गया, राइट? अब क्या हुआ? सब पे माइनस चार्ज है, ध्यान से सुनना, इस पे भी माइनस वन है, इस पे भी माइनस वन, इस पे भी, इस पे भी। तो बताओ चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे? तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन पे, उससे कम चार्ज डेंसिटी क्लोरीन पे, उससे कम ब्रोमीन पे, और उससे कम आयोडीन पे, राइट? तो इधर नेगेटिव चार्ज बहुत, डेंसिटी कम है, इधर डेंसिटी ज्यादा है, तो यू कैन से इधर नेगेटिव चार्ज क्या है हमारा? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। और इधर नेगेटिव चार्ज क्या है हमारा? अनस्टेबल है। अब अगर यही स्पीशीज में इधर ऐड कर दूं I माइनस
देन Cl माइनस, देन Cl क्यों लिख देता हूं, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। क्या इनका सॉल्वेशन होगा? नहीं। इस बात के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा F पे है तो इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। I माइनस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इट इज पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात हमें समझ आ चुकी है? नहीं समझ आई तो फिर से समझा देते हैं। दिस इज I एंड दिस इज F। इधर छोटे से एलिमेंट पे -1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, इधर इतने बड़े एलिमेंट पे -1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लो। तो यहां नेगेटिव चार्ज आराम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इधर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया इस पे नेगेटिव चार्ज। तो क्या डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है? नहीं, यहां डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में अरेंज करो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप क्या बोलोगे, F नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव और फिर I नेगेटिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों? क्योंकि I नेगेटिव इज स्टेबल, यहां चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग। तो ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गई। बट अब यहां एक थोड़ा सा चेंज है। अब केमिस्ट्री की यही प्रॉब्लम है, पहले पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, बोल दिया है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा एसिडिक HI होगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। जितना बड़ा एटम होगा बॉन्ड उतनी जल्दी टूट जाएगा। HF से क्लोरीन बड़ा एटम है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ब्रोमीन और बड़ा एटम है तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, आयोडीन और बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी जल्दी टूट जाएगा। तो HI क्या होगा, इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो I नेगेटिव इज अ वीक बेस, I नेगेटिव इज अ वीक बेस, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे ये लिख रहा हूँ कुछ कुछ बच्चों को लग रहा है यार ये गलत लिख रहा है कुछ, देखते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि मैंने इसको वाटर में डाल दिया, सबको सबको किस में डाल दिया, वाटर में। तो जैसे ही सबको वाटर में डाला तो वाटर तो नेगेटिव चार्ज के अराउंड आ जाता है, यानी पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट में जैसे ही डाला वो उसके अराउंड आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा वाटर किसकी तरफ आएगा, फ्लोरीन की तरफ। सबसे ज्यादा वाटर किसकी तरफ आएगा, फ्लोरीन की तरफ। सबसे ज्यादा वाटर जब फ्लोरीन की तरफ आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल F माइनस की तरफ आएंगे, फिजिक्स की टर्म में भी समझ सकते हो। पहली बात तो वाटर F माइनस की तरफ आ क्यों रहा है, क्योंकि वाटर में है प्लस H प्लस, फ्लोरीन पे है माइनस, अपोजिट अट्रैक्ट। फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा वाटर F माइनस की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इधर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो F नेगेटिव पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर ज्यादा आया, Cl पे चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से कम आया, और Br पे और कम होने की वजह से और कम आया, और I पे सबसे कम आया। अब I के अराउंड अगर वाटर मॉलिक्यूल कम आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड कम बन रहा है, और बॉन्ड कम बन रहा है। अब इसको, हाँ इसको एक और बात समझनी है, देखो जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है प्लस, तो प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दो तरीके हैं सोचने के, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है,
तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। अगर मेरे पास है F माइनस, ठीक है, और इसके अराउंड वाटर आ गया H2O, तो ये जो प्लस है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये जो प्लस है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, माइनस को अट्रैक्ट, और जब वो कहीं ना कहीं माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस कम हो जाएगा। ध्यान से समझना, जब ये प्लस आएगा वाटर का प्लस मतलब ऐसे समझ लो HOH, ये वाटर पे प्लस है और ये OH पे माइनस है, तो मैंने वो प्लस माइनस लिखा है, तो प्लस लिख दिया, माइनस दूसरी तरफ है। अब जब ये आएगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो क्या कर रहा है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। अब जब प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, और ये जो प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है इसे ही तो न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, बड़े ध्यान से समझना। ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। प्लस क्या कर रहा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब प्लस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो लेट से पूरा एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो उल्टा कि अगर इसने पूरा एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो ये Na हो गया और ये क्या हो गया, Cl, न्यूट्रल हो गया ना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज न्यूट्रलाइजेशन। कभी कभी जब हम प्लस माइनस बॉन्ड बनाते हैं तो बोलते हैं न्यूट्रल बोल कर रहा है, क्योंकि जब प्लस में माइनस ऐड होगा तो क्या होगा, प्लस कम हो जाएगा और इधर से माइनस कम होगा, तो नेट क्या हो गया, न्यूट्रल। तो आप इसे न्यूट्रलाइजेशन वर्ड भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका समझने का है कि आप बॉन्ड बना रहे हैं, प्लस जो है माइनस के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी, दिस इज सॉल्वेशन एनर्जी। और इस बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, माइनस सबके साथ बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है, तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। मैं ओवरऑल ये समझाना चाह रहा हूं, ड्यू टू सॉल्वेशन, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं उनके सॉल्वेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है फ्लोरीन पे, क्योंकि इतने वाटर आ गए हैं कि माइनस घटा दिया है बुरी तरह से। ये चारों तरफ बॉन्ड बना रहा है, हर तरफ F माइनस, हर वाटर मॉलिक्यूल को थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, तो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर उसी जगह हम देखें I माइनस को, I माइनस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल वो कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट करने की वजह से बॉन्ड भी कम बनाएगा, बॉन्ड कम बनाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन भी कम होगा, तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। समझो इस बात को। तो मैं यहां पर यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैंने इसे वाटर में ऐड कर दिया, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अगर इसको मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया, इसका सॉल्वेशन हाई है और I माइनस का सॉल्वेशन लो है, ठीक है, एक का हाई सॉल्वेशन और एक का लो। अब उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लोरीन पे चार्ज डेंसिटी कम हो गई और इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इस पे I पे ज्यादा हो गए और F पे कम हो गए। तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा ट्रेंड ही बदल जाएगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। ये ट्रेंड है न्यूक्लियोफिलिसिटी का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड रिवर्स है। F नेगेटिव इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, I नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। नाउ टेल मी व्हाई I माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। I माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसका लीस्ट सॉल्वेशन है और वाटर में चार्ज डेंसिटी हाई है।
ये पढ़ने के बाद एक ही डाउट आता है दिमाग में कि सर एग्जाम में आ जाए कि डायरेक्ट कुछ नहीं मेंशन, सिर्फ एग्जाम में आ गया कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इसको अरेंज करिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में। तो सर हम क्या लिखें, आपने तो दोनों आंसर बता दिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल I है, Br है, Cl। Why so? Because if nothing is mentioned, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो सीधी सी बात है वहां वाटर है। इफ नथिंग इज मेंशन तो वाटर इज द सॉल्वेंट। तो आप बाय डिफॉल्ट हर चीज किस में लेके चलेंगे, वाटर में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब बाय डिफॉल्ट आंसर यही होगा। अगर आपको आंसर करना है एग्जाम में तो आपका आंसर यही है, इफ नथिंग इज मेंशन देन सॉल्वेंट इज वाटर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट वाटर है। ये बेसिक स्ट्रेंथ, हर जगह ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब अगर ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर वीक बेस न्यूक्लियोफाइल है। अब इस 20 मिनट पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से सुना होगा तभी ये चीज क्लियर होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। ये कंसीडर करना है, यस इफ नथिंग इज मेंशन तो वाटर गिवन। तो समराइज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन बेसिक स्ट्रेंथ बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्वेशन। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं करते। नाउ थर्ड फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी तीसरे किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो थर्ड फैक्टर जिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करना है। किस पे? कार्बन पे। तो जैसे ही मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? तो न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में ये फर्क है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करते हैं और बेस हाइड्रोजन पे। तो न्यूक्लियोफाइल को जाकर कार्बन पे अटैक करना है। तो जब मैंने बात बोली न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो कार्बन पे जाकर अटैक करता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जाकर, यानी उसे मूव करके जाना है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक फैक्टर, यानी इट अकर्स ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन होना बहुत जरूरी है, कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगी। ध्यान सुनना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ कोलिजन फैक्टर। तो यानी कि उसे मूव करना है। अब मूव कौन करेगा? जो हल्का होगा, और जो भारी होगा उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, एक है हमारे पास CH3O माइनस, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास आइसोप्रोपॉक्साइड, तीसरा न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बताइए विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेनली जेईई मेंस के लिए हो गया, क्योंकि नीट में इतना डेप्थ में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी नहीं जाती। तो यहां पे अगर हम बात करें CH3O माइनस, तो मिथॉक्साइड आयन, then isopropoxide and tertiary butoxide. Which is a good nucleophile? इनमें बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस। जबकि देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर बेस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर हमें ये समझ आ गया कि क्यों कोई न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, कभी क्यों कोई स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है और क्यों कभी वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट ये तीन मेजर होते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कहीं ये भी डिस्कशन हो कि रेजोनेंस डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो रेजोनेंस है वो डिक्रीज करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन जब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं इसलिए अवॉइड करता हूं बिकॉज यहां पर
ये भी पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है। जैसे ऊपर के 3 कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, पता है क्यों, क्योंकि पता है बाय डिफॉल्ट वाटर है, ये पता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, 2 का कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्योंकि रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये मेनली प्रैक्टिकल हो जाता है और मेनली तब यूज होता है जब एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट क्या हो, सेम। मतलब अगर आपसे पूछा जाए CH3CH2O- और फिनॉक्साइड आयन, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। यहां पूरा ऑक्सीजन का चार्ज यहीं पे है, यहां ऑक्सीजन का चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम डिक्रीज, इसलिए बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, इथॉक्साइड आयन। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। अब एक चीज है जो बहुत ही कम पूछी जाती है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आउट ऑफ अमोनिया एंड आउट ऑफ हाइड्रोजन, मुझे लगता है इसका आंसर आप दे दोगे। सोचना है, ये ध्यान रखना, मैंने आज जितनी बातें डिस्कस की हैं उससे तुम सोच लोगे, लेकिन कि दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, आउट ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये आपको सोचना है। तो इन दिस वे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझा। तो अगर मैं समराइज करूं तो हमने ये समझ लिया है कि वाई एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, ये 2 चीज हमने समझ ली। इट शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम एंड ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मैं समराइज कर रहा हूं तो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है बेसिक स्ट्रेंथ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही डिक्रीज करता है बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं मेंशन, तो सॉल्वेंट वाटर है। तीसरा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये 2 तरीके से होता है, एक SN1 और एक SN2, एक SN1 और एक SN2, राइट। तो SN1 और SN2 ये वीडियो अच्छा खासा इसी में ही हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर और लगेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम SN1 और SN2 को डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हमने बस क्या डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। So we end our discussion here. Thank you.